नमस्कार। आप इस स्क्रीन पर एक चित्र देख सकते हैं जिसे कि हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम बोलेंगे। तो इस पाठ में हम यह देखेंगे कि जब हमें वाक् संश्लेषण प्रणाली का विकास करना है, उसे डेवलप करना है, तो हमें कौन कौन सी समस्याओं को विचार में लेना चाहिए या फिर हमें कौन कौन सी समस्या आ सकती है। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है कि जब हम टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम बनाते हैं, मतलब वाक् से पाठ प्रणाली का विकास करते हैं, तो दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक है कि उसका नेचुरलनेस, मतलब आपने टेक्स्ट को टाइप किया और जो उसका उच्चारण होना है वो इस तरीके से हो कि वो नेचुरल लगे, प्राकृतिक आवाज़ लगे। दूसरा, उसकी इंटेलिजिबिलिटी, मतलब उसकी बुद्धिमत्ता। इससे हमें ये समझ में आता है कि मान लीजिए कि उस सिस्टम को यह भी पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर स्ट्रेस देना है, कहाँ पर हमें कुछ एक्सक्लेमेशन या फिर उद्गारवाचक चिन्ह अगर है तो उसे किस तरीके से उच्चारण करना है, स्ट्रेस कौन से लेवल पर देना है, कितना टाइमिंग रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हम लोग आगे देखेंगे, जिसे हम प्रोसोडिक फीचर्स भी बोलते हैं, तो उस तरीके के जो फीचर्स है वो उसने अपने उच्चारण में लाने चाहिए। तो जैसे कि मैं एक वाक्य बोलती हूँ, रोको मत जाने दो। तो यहाँ मैंने रोको मत के बाद में एक छोटा सा पॉज लिया है, मैं रुक गई हूँ। पर अगर मैं इसे बोलती हूँ रोको मत जाने दो, तो इसमें ये होगा कि रोको के बाद मैं यहाँ पर पॉज ले रही हूँ और मत जाने दो। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों भी वाक्य अपने अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से एकदम विरुद्ध अर्थ के हो गए हैं। तो ये इंटेलिजिबिलिटी, यह बुद्धिमत्ता और एक प्राकृतिक आवाज़ पैदा करने की जो उसमें पावर है, जो शक्ति है, वो सारी शक्ति उस टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम में आनी चाहिए। ये उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पर ये करते वक्त हमें कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, ये हमें देखना सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला जो चरण है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का चरण है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम जो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर रोको मत जाने दो, यह मैंने टाइप किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफेम्स को हमने फोनेटिक फॉर्म में लाना है। फोनेटिक फॉर्म में लाना है जिसके कई चरण हैं। हम लोग इसे लिंग्विस्टिक एनालिसिस भी बोलते हैं और या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी चरण बोल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग खास तौर पर यह जो डिसिप्लिन है ये उसमें अंतर्भूत है। अब दूसरा है स्पीच सिंथेसिस। जैसे ही फोनेटिक कन्वर्जन हो जाएगा तो इस फोनेटिक कन्वर्जन को हमें सिंथेसाइज करना है,
तो इसमें हमें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इस अनुशासन की मदद लेनी पड़ती है और यह जो स्पीच है ये हमें आउटपुट के तौर पर मिलता है। तो ये जो रोको मत जाने दो और यहाँ स्पीच सिंथेसिस में आपको एक तरीके से ये कुछ ऐसे वेवफॉर्म्स मिलेंगे जो कि आपके यह जो रोको मत जाने दो वाक्य का परिवर्तित रूप होगा और अब इस वेवफॉर्म से हमें स्पीच को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये है आपका टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। अब जो समस्याएं इस ब्लॉक में आती है और जो समस्याएं इस ब्लॉक में आती है, इन दोनों ब्लॉक की जो समस्याएं हैं उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले देखिए टेक्स्ट टू फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आप इसे बोल सकते हैं कि सबसे ग्राफिम टू फोनिम ट्रांसक्रिप्शन भी या फिर ग्राफिम टू फोनिम कन्वर्जन भी हम इसे कहते हैं। तो टेक्स्ट टू फोनेटिक कन्वर्जन का मतलब है ग्राफिम टू फोनिम कन्वर्जन। अब ये जो कंप्लीट फेज है आपकी, इसे हम लोग 3 चरणों में बांट सकते हैं। ये 3 चरण कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका टेक्स्ट प्रोसेसिंग, दूसरा है क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक डेटा, तीसरा है एनालिसिस ऑफ प्रोसोडिक फीचर्स। तो अब ये जो 3 चरण हैं, इन 3 चरणों में हमने एक चीज़ ऐसी देखनी है कि जब हम कई बार उस ग्राफिम्स का फोनिम में कन्वर्जन करते हैं तो ऐसी कुछ समस्याएं आती है जिसे कि हमें बहुत ध्यान से उसे सुलझाना पड़ता है। अब अगर हम उसे सुलझाएंगे तो ही हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है कि प्राकृतिक वाक हमें मिलना चाहिए और उसका उच्चारण एक बुद्धिजीवी प्राणी की तरह या फिर इंटेलिजिबिलिटी भी उसमें आनी चाहिए। तो ये तीनों चरणों में जो समस्याएं आती है, इन समस्याओं के बारे में हम लोग देखेंगे, ना कि ये चरण क्या करते हैं, किस प्रकार उसका प्रोसेसिंग होता है, उस पर क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, क्या एल्गोरिदम्स है, ये हम नहीं देखने वाले। हम समस्या क्या आती है इसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का, तो देखिए जब हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की तरफ मुड़ते हैं तो कई बार आपका जो वाक का जो रूपांतरण है, उस रूपांतरण के पीछे एक अच्छा पाठ होना ज़रूरी है। एक अच्छा पाठ, जैसे कि देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ सिंग 2 सॉन्ग्स, ठीक है, सिंग 2 सॉन्ग्स। तो अब अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो यहाँ पर इस 2 का जो उच्चारण है ये टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम को नहीं पता है, पर यस पता है, INGSONGS। इस तरीके के जो आपकी ग्राफीम्स है ये पता है। तो हमें अभी ग्राफीम टू फोनीम कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले देखिए जब हम लोग टेक्स्ट को एंटर करते हैं, टेक्स्ट को हम मशीन में डालते हैं, तो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में हमें कई समस्याएं आती है। जैसे कि पहली समस्या ये है कि टेक्स्ट में आपके डिजिट्स भी होते हैं। तो टेक्स्ट में अगर डिजिट्स होते हैं तो डिजिट्स को आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर उसके जो भी लैंग्वेज स्पेसिफिक फॉर्म्स है, जैसे टू है तो टू को हम TWO लिखेंगे। अगर वही चीज़
मैंने 2 गाने गाए, तो मैं अगर बोलती हूँ कि 2 गाने गाए तो 2 है, तो यहाँ पर मैं इसे 2 इस तरीके से लिखूँगी। तो ये लैंग्वेज स्पेसिफिक कन्वर्जन आपको यहाँ करना ज़रूरी है। उसके साथ ही जैसे कि देखिए वर्ड्स है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में जैसे मैं बोलती हूँ कि आई एम का मतलब क्या है, आई एम। आई डिडंट का मतलब ये है आई डिड नॉट। तो ये जो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स को भी हमें उसके इलैबोरेटिव फॉर्म में या फिर फुल फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखिए फ्रैक्शंस की बात करते हैं। तो फ्रैक्शंस में क्या है कि जैसे मैं लिख रही हूँ 5/16, तो इसमें एक बहुत मुश्किल है कि इसे मैं जब टेक्स्ट में लिखती हूँ तो मैं इसे 5/60 भी लिख सकती हूँ, 5/16 भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसे May 16 भी लिख सकती हूँ, May 16 भी मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर ये केवल 5/16 को मैं 5/16 लिखती हूँ या फिर उसे May 16 लिखती हूँ। तो ये क्या सही में फ्रैक्शन है या सही में डेट है, ये भी हमें वहाँ प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस करने के लिए भी हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं, और उस रूल के आधार पर हम अपने टेक्स्ट को ठीक से प्री प्रोसेस करके कन्वर्ट करते हैं नॉर्मलाइज टेक्स्ट में। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन बनता है उसके लिए हमें रूल्स बनाने ज़रूरी है, और ये इस तरीके के जो डेट्स आते हैं वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब बहुत बार रोमन न्यूमरल्स भी होते हैं। देखिए जैसे मैं बोलती हूँ कि 3, ये जो 3 है, तो दिस 3 का मतलब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ इस तरीके से कुछ चीज़ें लिख रही हूँ, चैप्टर, तो इसका मतलब क्या हो गया, चैप्टर 3। पर अगर मैं वहीं पे ये नाम के आगे मैं 3 लिख रही हूँ, तो ये नाम के आगे अगर मैं यहाँ हेनरी 3 लिख रही हूँ, तो हेनरी 3 जैसे चैप्टर 3 मैंने पढ़ा, वैसे हेनरी 3 मैं नहीं पढ़ सकती। उसको वो पढ़ा जाता है, बोलते वक्त उसे बोला जाता है हेनरी द 3rd, ना कि हेनरी 3। तो ये रोमन न्यूमरल्स भी कई बार हमारे लिए समस्या का कारण बन सकते हैं। दूसरा है कि एब्रीविएशंस है जैसे कि बहुत बार लिखना है केजी, तो आपकी जो सिस्टम है ये केजी को नहीं समझती है। मैं बोलती हूँ 3 kg, तो 3 kg का मतलब होता है 3 किलोग्राम। तो हमें इसे उसके एब्रीविएशन के जो एक्सपांडेड फॉर्म है किलोग्राम, उसे लिखना पड़ता है। DR हमें लिखना पड़ता है डॉक्टर। तो इस तरीके से हमें देखना है कि एब्रीविएशंस को भी हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखें। तो बहुत बार क्या होता है कि कहीं जो कुछ एब्रीविएशंस होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं। यहाँ ST का मतलब बहुत बार सेंट भी होता है या फिर स्ट्रिट भी हो सकता है। तो ये हमें देखना पड़ता है कंटेक्चुअल फॉर्मेट किस तरीके से है और किस तरीके से वो यूज़ में लाया गया है। साथ ही में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी है। तो देखिए स्पेशल कैरेक्टर्स में आपके डॉलर सिंबल आते हैं, तो ये सिस्टम आपका ये सिंबल नहीं पढ़ सकती है, आपको उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है डॉलर।
अगर मैं बोलती हूँ कि ये सिंबल है तो ये जो डैश है इसे माइनस बोलना है, या फिर प्लस है तो इसे प्लस बोलना है, या फिर एडिशन बोलना है, ये हमें एब्रीवेशंस जो है या फिर ये हमें स्पेशल कैरेक्टर्स जो है इसके आपको टेक्सचुअल फॉर्मेट लिखने ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका माइनस और ये है आपका प्लस, प्लस एंड माइनस। तो ये देखिए एंड लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये एंड परसेंट को भी आपको एंड करके एक्सपांड करना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक स्पेशल सिंबल करके ही उसे ट्रीट किया जाता है। तो देखिए ये टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, या फिर जिसे हम लोग बोलेंगे कि एक तरीके से हम इस प्रक्रिया द्वारा टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी बोला जा सकता है, इसे प्री प्रोसेसिंग भी बोला जा सकता है। अब आगे का जो दूसरा चरण है उसमें कि क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक डेटा। अब क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक डेटा फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस। अब इसमें बहुत बड़ी समस्या ये है कि जब हम लोग टेक्स्ट को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, तो आपने मान लीजिए पूरा नॉर्मलाइज कर लिया, सारा आपका अभी टेक्सचुअल फॉर्मेट में है, सारे सिंबल्स है, सारे एब्रीवेशंस है, सारे स्पेशल कैरेक्टर्स, डिजिट्स, डेट्स, न्यूमरल्स सब आपका हो गया। अब उसके बाद में एक और समस्या आती है कि होमोग्राफ्स की। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण के लिए मैं ये शब्द लिख रही हूँ, तो आप इस शब्द को अगर गौर करेंगे तो ये शब्द, इस शब्द का प्रयोग मैं अगर 2 सेंटेंस ये लिख रही हूँ, इन दोनों भी सेंटेंसेस में इसे किस तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है ये आप बताएंगे। तो देखिए मैं यहाँ their lives were lost, सॉरी दे नहीं, their lives were lost। अब one lives to it, देखिए स्पेलिंग सेम है, यहाँ पर हमने क्या कहा, lives, their lives were lost, और मैंने यहाँ यह कह दिया one lives to eat, lives और lives। होमोग्राफ्स का मतलब ये है कि उसके स्पेलिंग या फिर लिखावट एक जैसी होती है, पर उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग होती है। तो हमें क्या करना है, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक डेटा फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। उसका जो सही से उच्चार है, वो सही से उच्चार क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हमें उस समस्या को भी सुलझाना है। तो यहाँ जो कि प्रोनाउंसिएशन है, वो प्रोनाउंसिएशन बहुत बार क्या होता है कि कंटेक्सचुअल इफेक्ट पर भी निर्भर करता है। जैसे कि देखिए मैं अगर यहाँ ये लिख रही हूँ और मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ, अगर मैं इसे पढ़ती हूँ तो मैं बोलती हूँ दी एंड, और मैं इसे बोलती हूँ द बिगिनिंग। देखो कंटेक्स्ट के हिसाब से भी ये चेंज हो रहा है, मतलब एंड के साथ ये THE आ गया तो ये दी एंड बोला जाता है, और बिगिनिंग के साथ अगर ये एंड दी आ गया तो इसे द बोला जाता है, द एंड। तो यहाँ ये जो उच्चारण है वो कंटेक्स्ट के हिसाब से या फिर उसके जो प्रोसीडिंग कैरेक्टर है उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। अब दूसरी और समस्या आती है प्रोनाउंसिएशन में कि कंपाउंड वर्ड्स की। तो देखिए कंपाउंड वर्ड में अब जैसे कि ये वर्ड है, तो मैं यहाँ TH का मदर उच्चारण करती हूँ। अब वही अगर ये TH किसी कंपाउंड वर्ड में आ जाता है तो इसका उच्चारण कैसे होता है, हॉर्थ हाउस, द और थ, म द र, हॉर्थ हाउस। तो ये कंपाउंड वर्ड में उसका उच्चारण अलग हो जाता है, तो प्रोनाउंसिएशन दोनों का डिफरेंट है। तो देखिए ये सारी समस्याएं आपकी प्रोनाउंसिएशन को लेके, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग आ रहा है, चूँकि है तो ये सेम ही। तो इस तरीके की जो प्रोनाउंसिएशन
की समस्याएं हैं उसका जो लिंग्विस्टिक डेटा है प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड वो भी हमें तैयार करना पड़ता है। और वो एक समस्या होने के कारण हमें बहुत बारीकी से उस पर विचार करके उसके जो योग्य रूल्स है, योग्य प्रक्रिया है, उस पर करनी पड़ती है। अब आगे का है आपका प्रोसोडी। अब ये जो प्रोसोडी है इसमें इंटोनेशन, स्ट्रेस और ड्यूरेशन की हम बात करेंगे। तो जैसे देखो प्रोसोडी से आपने क्या समझा है, इसे प्रोसोडिक या फिर सुप्रासेगमेंटल फीचर्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्लाइड में एक उदाहरण दिया था, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर मैं रोको मत जाने दो, ये अगर मैं बोलती हूँ, यहाँ पर मैं कुछ पॉज देती हूँ या फिर यहाँ पर मैं कुछ ड्यूरेशन के लिए रुक जाती हूँ तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। अगर मैं यहाँ रुक जाती हूँ तो उसका अर्थ कुछ अलग हो जाता है। तो देखिए यहाँ ये सारे प्रोसोडिक फीचर्स हैं, उन सारे प्रोसोडिक फीचर्स को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अब ये जो प्रोसोडिक फीचर्स है, ये प्रोसोडिक फीचर्स को जैसे इंटोनेशन है, इंटोनेशन में जैसे कि हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के चेंजेस के बारे में देखते हैं, और स्ट्रेस मतलब कितने स्ट्रेस से कितने आघात से हम कुछ चीज़ें बोलना चाहते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए उसमें फिर एंगर हो गया, हैप्पीनेस या फिर सैडनेस, ये सारी जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स निकल के आती है, जो कि ग्राफीम्स है या फिर जो आपका लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें ये प्रोसोडिक जो फीचर्स है वो सही में दिखते नहीं हैं। पर अगर आपको प्रोसोडिक फीचर्स को भी हैंडल करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसे कुछ जो स्पेशल कैरेक्टर्स है या फिर हम बोल सकते हैं कुछ कंट्रोल कैरेक्टर्स के मदद से हम लोग इसे दिखा सकते हैं। तो कंट्रोल कैरेक्टर्स के मदद से अगर हम दिखाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ठीक है, रोको के बाद में पॉज है, मत के बाद में पॉज नहीं है। तो यहाँ कंट्रोल कैरेक्टर्स हम ऐसे यूज़ करेंगे ताकि हमें समझे कि वहाँ इंटोनेशन आ रहा है, मतलब वहाँ पर स्ट्रेस देना है, वहाँ कितने देर के लिए रुकना है। तो इस तरीके के जो ग्रुपिंग्स होती है सेंटेंस की, किस तरीके से करना है, इन दोनों को ग्रुप करना है या फिर केवल इस तरीके से ग्रुप करना है, तो ये सारी चीज़ें हम एक स्पेशल कंट्रोल कैरेक्टर्स के द्वारा बता सकते हैं। तो ये आपके प्रोसोडिक फीचर्स हो गए हैं। और इनसे ये समस्या अगर सुलझ गई आपकी प्रोसोडिक फीचर्स की तो सही में आप एक नेचुरलनेस जो बोल सकते हैं हम लोग कि बहुत ही प्राकृतिक वाक हम लोग इस टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम के द्वारा बता सकते हैं और उसका विकास भी कर सकते हैं। अब आगे जो है वो लो लेवल सिंथेसिस की प्रॉब्लम है। आर्टिकुलेटरी सिंथेसिस, फर्मेंट और कंकेटिनेटिव सिंथेसिस में हमें देखना ये है कि जो लो लेवल सिंथेसिस है, इस आर्टिकुलेटरी सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा डेटा का कलेक्शन करना असंभव है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपका जो डेटाबेस बनता है वो डेटाबेस आपके किस तरीके के आर्टिकुलेशन हो रहे हैं, आपकी टंग किस तरीके से ट्विस्ट कर रही है, आपका जो वोकल ट्रैक है वो कैसे मोल्ड हो रहा है, इस तरीके का जो डेटा होता है ये डेटाबेस उसका बनाना मुश्किल हो रहा है। तो मुश्किल होने की वजह से ये आर्टिकुलेटरी सिंथेसिस का एक बहुत बड़ी समस्या है और प्राकृतिक तरीके से जो वाक्य पैदा होना चाहिए वो उसमें नहीं हो पाता है। साथ ही में यहाँ पर फॉर्मेंट सिंथेसिस है,
उसमें फॉर्मेट फ्रीक्वेंसीज को हम कंसिडर करते हैं। तो बहुत बार ये हो जाता है कि फॉर्मेट सिंथेसिस में जो फॉर्मेट फ्रीक्वेंसीज है और एम्पलीट्यूड है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसे हम लोग मॉडल नहीं कर पाते हैं। तो उस वजह से इसमें भी नेचुरलनेस नहीं होती है। और कंकैटिनेटिव सिंथेसिस में जब हम लोग वेवफॉर्म और डेटाबेस की बात करते हैं तो बहुत बार इसका डेटाबेस ज़्यादा बड़ा होता है, तो उस वजह से मेमोरी का प्रॉब्लम आ जाता है। और कंकैटिनेशन में कई बार हमें डिस्टॉर्शन भी हमें यहाँ पर समस्या पैदा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी समस्याओं को देखा और सारी समस्याओं को हमने एक एक करके अगर सुलझाने की कोशिश की तो सही में एक अच्छा वाक संश्लेषण प्रणाली का विकास हो सकता है।